गलती होना इंसान का एक गुण है। लेकिन अगर उस गलती से किसी की जान चली जाए तो भी क्या वो गलती ही रहेगी? शायद नहीं। फिर वो एक अपराध है। ऐसा ही एक अपराध हुआ था साल 2004 में, जब एक शख्स को फांसी दी गई और मरने के बाद कुछ ऐसे सवाल उठे जिससे ऐसा लगा कि शायद वह निर्दोष था। विकिपीडिया के अनुसार आज़ाद भारत की पहली फांसी रासा उर्फ रघुराज सिंह को 9 सितंबर 1947 को मध्य प्रदेश की जबलपुर सेंट्रल जेल में हत्या के आरोप में दी गई थी। तो वहीं आखिरी बार भारत में 20 मार्च 2020 को दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बलात्कारी और हत्या के 4 आरोपियों को फांसी दी गई थी। तब से अब तक 176 लोगों को भारत में फांसी की सजा हुई है, जिसमें हत्यारे, बलात्कारी, आतंकी और षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराध करने वाले लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें से एक फांसी हमेशा चर्चा का विषय बनी। आप सोच रहे होंगे कि ये कसाब, याकूब मेमन या अफजल गुरु की फांसी होगी, लेकिन नहीं। हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी की पहली फांसी, जो कि 14 अगस्त 2004 को हत्या और बलात्कार के आरोप में अलीपुर जेल कोलकाता में दी गई थी। मरने वाले का नाम था धनंजय चटर्जी। लेकिन उसके मरने के कुछ दिनों बाद जांच में पता चला कि धनंजय शायद निर्दोष था। चलिए ये पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। ये कहानी शुरू होती है साल 1990 में कोलकाता के भवानीपुर इलाके के आनंद अपार्टमेंट में, जहां एक गुजराती परिवार नागरदास पारेख और यशोमती बेन रहते थे। इनके 2 बच्चे भी थे। लड़की का नाम हेतल पारेख और लड़के का नाम भावेश पारेख था। नागरदास सोने चांदी का व्यापार करते थे। पत्नी और बेटा भी उनके साथ इसी काम में लगे रहते थे। हेतल वहीं पास की ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। 2 मार्च 1990 को हेतल अपनी मां से शिकायत करती है कि सोसाइटी का गार्ड उसे बुरी नज़रों से देखता है। उसकी मां ने सोसाइटी मेंबर से शिकायत की कि जिस पर यह फैसला लिया गया कि इस गार्ड को हटाया जाएगा और इसकी जगह नया गार्ड आएगा। 5 मार्च को ड्यूटी में नए गार्ड की जगह आज भी धनंजय ही आया था। शाम 5:30 बजे हेतल की मां घर से मंदिर निकल गई। हेतल बिल्कुल अकेली थी। तभी धनंजय साथी गार्ड से बोलता है कि उसे 3रे माले में कुछ काम है और वह लिफ्ट से ऊपर जाता है। शाम 6 बजे के करीब जब हेतल की मां मंदिर से वापस आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि धनंजय उनके घर पर टेलीफोन करने गया था। मां दौड़ती हुई ऊपर जाती है, आवाज़ देती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन वो अंदर से बंद है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। कुछ देर बाद भीड़ इकट्ठा हो जाती है और दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर जो नज़ारा था वो होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। हेतल खून से लथपथ है, कई जगह पर चाकू के निशान हैं, कपड़े पूरी तरह से फट चुके हैं। लगभग 3 घंटे बाद नागरदास पारेख पुलिस को इत्तिला करते हैं और तहकीकात शुरू हो जाती है। शुरुआती पूछताछ में ही पुलिस को धनंजय पर शक हो जाता है, लेकिन अगले 7 दिनों तक धनंजय पुलिस के हाथ नहीं लगता। 12 मार्च को पुलिस धनंजय को उसके गांव से पकड़ती है। पूछताछ में धनंजय बताता है कि वे बेगुनाह है और 5 मार्च को ही शाम को अपने छोटे भाई का जनेऊ संस्कार करने के लिए वे गांव आया था। फिलहाल धनंजय की गिरफ्तारी होती है। शक के आधार पर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। सरकारी वकील ने दलील दी कि नागरदास ने गार्ड की शिकायत की थी, इसलिए बदला लेने के इरादे से उसने बलात्कार और हत्या कर दी है। कई लोगों ने गवाही भी दी कि घटना के वक्त धनंजय वहीं मौजूद था। सबूत भी एक मिला और वो था पीले रंग का शर्ट की टूटी हुई बटन। पुलिस ने भी ये बताया कि गार्ड धनंजय उस दिन पीले रंग की ही शर्ट पहना था। इसके बाद उसे जेल में डाल दिया गया। 14 सालों तक केस की सुनवाई होती रही, लेकिन कभी भी उसने अपना जुर्म नहीं कबूला। 14 साल जेल में बिताने के बाद साल 2004 में फांसी की सजा तय हुई। 25 जून 2004 को फांसी का दिन मुकर्रर हुआ, लेकिन 24 जून को तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के पास धनंजय की माफ़ी अपील पहुंची।
उन्होंने इस पर विचार किया और फांसी को रोक देने का मन बनाया। उसके अगले ही दिन से ही धनंजय की फांसी के समर्थन में पूरे बंगाल में आवाजें उठने लगीं। तब बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य ने फांसी के समर्थन में कैंपेन चला दिया कि ऐसे आरोपी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाने चाहिए। 14 अगस्त 2004 को धनंजय को फांसी दे दी गई। धनंजय इन 14 सालों में एक बार भी अपना जुल्म कबूल नहीं किया, हमेशा कहता रहा कि वो निर्दोष है। खैर, पारेख परिवार अपना पूरा कारोबार समेटकर वापस गुजरात चला गया और इस केस की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन अभी इस कहानी का एक अंतिम सिरा खुलना बाकी था। वो था धनंजय चटर्जी का पक्ष। कुछ सालों बाद इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस कर कुछ नए तथ्य सामने रखे, जिसमें उन्होंने पहली बार रखा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जो कह रही थी कि हेतल के साथ हाथापाई हुई है। उसके बड़े नाखूनों में मांस के कुछ छिलके भी मिले हैं, जो वे स्पष्ट करते हैं कि हेतल ने सामने वाले को भी कुछ चोट पहुंचाई होगी। लेकिन धनंजय चटर्जी के शरीर में चोट का कहीं कोई ताज़ा निशान नहीं मिला था। रिपोर्ट कहती है कि शरीर पर चाकू से 21 बार गोदा गया। जाहिर सी बात है, खून के छींटे भी उड़े होंगे, लेकिन धनंजय के पीले रंग की शर्ट पर किसी भी तरह का खून का कोई निशान नहीं मिला। फोरेंसिक एविडेंस के अनुसार हेतल के अंडरगारमेंट्स में स्पर्म के निशान पाए गए, लेकिन कोई डीएनए टेस्ट नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल इंटरकोर्स की कोई बात नहीं मेंशन की गई थी, जिसमें रेप किए जाने या जबरदस्ती जैसी कोई बात नहीं लिखी गई थी। एक सवाल यह भी था कि हेतल की मां मंदिर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। बाहर निकलकर धनंजय ऐसा तो कर नहीं सकता, और हेतल मर चुकी थी, फिर अंदर से दरवाजा बंद किसने किया? इसके अलावा धनंजय अपने गांव में आसानी से कैसे पकड़ा गया? वो वारदात को अंजाम देने के बाद महीनों तक कहीं और फरारी काट सकता था। फांसी की सजा सुनाते वक्त दूसरा पहलू क्यों नहीं देखा गया? क्यों धनंजय को एक बार भी अपनी बात स्पष्ट करने का मौका नहीं दिया गया? खैर, सच क्या है झूठ क्या है इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन धनंजय चटर्जी की फांसी पर काउंसलर की ओर से उठाए गए सवाल लाजिमी हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही अनोखे, दिलचस्प और जरा हट के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें।